हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बहुत मस्त हैं, स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं रिविजन्स में। हम लोग सीरीज चला रहे हैं जो वो सारे इंपॉर्टेंट का वन शॉट रिवीजन जो श्योर शॉट एग्जाम में आने वाला है। और उसी कड़ी में एफएमए यानी फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएचएसई के लिए और अकाउंट्स के अंदर सीबीएसई के चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स इवन मोर कवर होता है कैश फ्लो। आज हम लेके आने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार हम जीरो से आपको हीरो बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है। इस चैप्टर में टिल एंड तक बने रहे। 30 to 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है इनफ्लो यानी कि सोर्सेस का आना और आउटफ्लो ऑफ कैश जिसको हम बोलते हैं यूजेस। किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये याद रखिए रिविजनल लेक्चर है, बहुत डिटेल जानना है इसके मेरिट इमेज बहुत थ्योरेटिकल पार्ट करना है। हमने क्लासेस में रखी है, इस पर अलग से लेक्चर वीडियो अपलोडेड है हमारे ऐप में, वहां से आप देख सकते हैं। इट इज वन शॉट वीडियो। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज उनको हम चार भागे बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं? किसी बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है जिसलिए वो बिजनेस बनाया गया है, जिससे बिजनेस को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करके जो देता है एक्टिविटीज, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज generally result from the transaction and events that determine net profit or losses of the organizations। तो वो सारी एक्टिविटीज जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है बिजनेस को और जो प्रॉफिट लॉस को इंपैक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनमें हमें कहां कहां से पैसे इनफ्लो होंगे, कहां कहां से पैसे आउटफ्लो होंगे। तो इनफ्लो हो सकता है कैश सेल से, रिसीव फ्रॉम डेटर से, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन फीस, रॉयल्टी से। कैश आउटफ्लो कहां कहां होगा? नंबर 1 कैश परचेज पेड टू क्रेडिटर्स, डे टू एक्सपेंसेस जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस हो सकता है, इनकम टैक्स पे करने, यहां से हमारे पैसे जाते हैं और इसके पहले वाले में पैसे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले एक्चुअली आता है इन्वेस्टिंग देन फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? वो सारी एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ ऑफ द फर्म। वो सारी एक्टिविटीज जो ओनर का कैपिटल या लॉन्ग टर्म डेप्थ को इंपैक्ट करने वाला है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बताओ कहां कहां से पैसे, इनसे रिलेटेड पैसे आते हैं। नंबर 1 जब हम शेयर इश्यू करते हैं, डिवेंचर इश्यू करते हैं या कोई लोन लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, रेजिंग ऑफ लोन या बोरोइंग्स, अदर बोरोइंग्स। पैसे कहां कहां जाते हैं? जब हम इनका रिपेमेंट करते हैं, यानी हमने अगर प्रीफरेंसर को रिपेमेंट कर दिया, डिवेंचर्स को रिपेमेंट कर दिया, बायबैक ऑफ शेयर्स कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट किया, इन सब में पैसे का आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटी जो रिलेटेड हैं किससे? फिक्स एसेट से, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, जैसे कि मशीनरी, प्लांट फर्नीचर, फिक्चर, इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पैसे कहां से आएंगे? नंबर 1 सेल ऑफ फिक्स एसेट से आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आएगा, सेल ऑफ अदर इंटेंजिबल एसेट से आएगा, अगर इफ पॉसिबल इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, इनसे पैसे आते इनफ्लो होता है। कैश का आउटफ्लो कहां कहां होता है? जब इन सब एसेट को हम एक्वायर करते हैं, परचेज फिक्स एसेट किए, परचेज इन्वेस्टमेंट किए या कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज किए। अब आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो यहां पर कैश फ्लो में कैश इज ए बिगर वर्ड। तो यहां पर कैश हैज, कैश जो कैश का काम करता है कैश, और कैश के जैसे जितने आइटम्स है उन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश आर कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या क्या आता है? कैश, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जिसको हम बेसिकली बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चेक इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दीज आर कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपको आइडेंटिफाई करना, एक नंबर करते हैं, ऐसे एग्जाम में नंबर कभी कभी आता है कि इन सारी ट्रांजेक्शंस में से आइडेंटिफाई करना इनका नेचर, यानी कि ये कैश, सॉरी
ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ऐसे एक नंबर करके देख लेते हैं। कैश सेल क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डेट से रिलेटेड है। कैश रिसीवेबल क्या होगा? ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग फिक्स एसेट से रिलेटेड है, क्या होगा? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग फिक्स एसेट से रिलेटेड है, क्या होगा? इन्वेस्टिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल डिवेंचर्स क्या होगा? फाइनेंसिंग। ओनर्स कैपिटल से रिलेटेड है और लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड है। बायबैक ऑफ शेयर याद को भी डिस्कस हमने किया था, शेयर से रिलेटेड है, ओनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग बिकॉज ओनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। कैश परचेज ऑपरेटिंग डे टू डे से रिलेटेड है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंसिंग। नेक्स्ट अब आते देखो, ये सारी एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा एंटरप्राइजेस क्या है। एक होता है फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, वो सारे एंटरप्राइजेस जो म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इनका बिजनेस में डील करते हैं, जिनका मेन बिजनेस मार्केट से लोन लेना और लोन देना है, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। या जो शेयर्स के परचेज या इन्वेस्टमेंट कंपनी जो शेयर्स को परचेज और सेल करते हैं, इन सबको हम बोलते हैं शेयर्स या डिवेंचर, इन सबको जो इनमें जो डील करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। एक होता है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, इनके अलावा जो बच गया दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो हम ये मानते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड एज्यूम दिस। यानी एग्जाम में कुछ भी स्पेसिफाई कर नहीं किया कि फाइनेंसिंग है कि नॉन फाइनेंसिंग है, तो नॉन फाइनेंशियल मानते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है 3-4 एक्टिविटी है जिसपे फर्क आता है, तो ध्यान से देखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर फाइनेंसिंग है तो उसके लिए डे टू डे से रिलेटेड हो गया, ऑपरेटिंग हो जाता है। नॉन फाइनेंसिंग है तो ये इंटर रिसीव्ड या ना रिसीव्ड, इंटर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो इन्वेस्टिंग, पे किए तो फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव्ड अगेन अगर फाइनेंसिंग कंपनीज है तो ये डे टू से रिलेटेड हो गया, ऑपरेटिंग होगा। नॉन फाइनेंसिंग है, रिसीव्ड है, यानी कि इन्वेस्टिंग, और पेड होगा तो फाइनेंसिंग। डन? यस सर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी एक्टिविटीज है। इनकम टैक्स रिफंड अभी डिस्कस करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट रिसीव बाय इन्वेस्टमेंट अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंशियल तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग। सिमिलरली सेल बाय इन्वेस्टमेंट अगर फाइनेंशियल है तो अगेन इनके डे टू डे से रिलेटेड है, ये होगा ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंशियल है तो ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो इनके लिए हो जाएगा ऑपरेटिंग, रेस्ट हो जाएगा फाइनेंसिंग। रेंट रिसीव बाय कंपनीज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट का मेन बिजनेस है तो उसके लिए हो जाएगा ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो जाएगा इन्वेस्टिंग। तो आई होप ये बात समझ में आई। यस सर। अब आते हैं व्हेन डज द कैश फ्लो अराइजेस। कैश फ्लो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कैश फ्लो एंड इन स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना इंपैक्ट हुआ, फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और स्टेटमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं कि कैश फ्लो हुआ कि नहीं। अगर कैश फ्लो हुआ तभी जाके वो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कब कैश फ्लो हुआ? कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कि टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे चेंज आ रहा है। एग्जांपल, मान लो हमारे पास कैश था 2 लाख और बैंक बैलेंस था 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 5 लाख। हमने क्या किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में 50,000 जमा कर दिया। अब मुझे बताओ हमारे पास कैश अब कितना हो जाएगा? तो 2 लाख था माइनस 50,000 गया, यानी कि अब हो गया 1,50,000 कैश का बैलेंस। बैंक का बैलेंस कितना हो गया? तो 3 लाख था, 50,000 आया, यानी इसका बैलेंस हो गया 3.5 लाख। टोटल कितना हो गया? 5 लाख। देखो पहले भी टोटल था 5 लाख, अभी भी टोटल था 5 लाख, तो इसके कारण इस पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे नो इफेक्ट, यानी कि ये फ्लो नहीं है। ठीक है। सेम विथ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। लेकिन मान लो अगर हमें गुड्स सोल्ड ऑन कैश, 1 लाख में सामान कैश में बेच दिया,
तो हमारे पास जो कैश था 2 लाख का, 1 लाख इसमें बढ़ेगा, यानी कितना हो गया 3 लाख। बैंक बैलेंस था 3 लाख, टोटल कितने हो गए 6 लाख हो गए। देखो ये 5 लाख, या ये देखो तो 5 लाख बढ़ के कितना हो गया 6 लाख। इसका मतलब चेंज हुआ, यानी कि फ्लो है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान लो अगर हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो कोई भी कैश फ्लो इस कैश और बैंक में टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करें। तो नेक्स्ट हमें जानना है कब कैश फ्लो होता है कब नहीं होता। बस क्या ध्यान रखना है, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे उसके टोटल पे इंपैक्ट आना चाहिए, वो या तो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। तो समझ में आया, एक नंबर करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो बोला है परचेज ऑफ इन्वेंट्री। अब मुझे बताओ अगर इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास जाएगा, यानी एक आउटफ्लो है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, ना ही कैश और बैंक बैलेंस यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 फॉर कैश। 10,000 का सामान हमने 12,000 बेच दिया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश का बैलेंस बढ़ा, तो दीजिए इनफ्लो। अगर हमने सामान बेचा ऑन क्रेडिट कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर मान लो हमने एसेट परचेज किया, फिक्स्ड एसेट परचेज किया शेयर ऑफ इश्यू करके, तो एसेट आया होगा और हमारे पास शेयर कैपिटल गया, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हमने फिक्स एसेट बेच दिया लॉस में, किसी में बेचा, कितना इंपैक्ट आया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपैक्ट आया कि नहीं दैट इज इंपॉर्टेंट, अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास 10,000 का इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। हमने डेटर से पैसे लिए, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। हमने शेयर इश्यू किया कैश में, अगेन इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। मान लो हमने फुल्ली पेड अप बोनस इश्यू किया। बोनस शेयर कैसे इश्यू करते हैं, रिजर्व्स को यूज करके बोनस इश्यू करते हैं। बोनस शेयर में कैश कंपनी के पास नहीं आता, इसका मतलब कोई इंपैक्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज की ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, इसका मतलब इससे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो उम्मीद है समझ में मेरी बात। यस सर। नेक्स्ट परचेज, पेटेंट परचेज किया, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। डिवेंचर परचेज किए, डिवेंचर इश्यू किए, मशीन परचेज करते वक्त कोई इंपैक्ट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन फाइनल डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड हमने जस्ट डिक्लेयर किया है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैश विड्रॉ बैंक की अभी समय एग्जांपल डिस्कस किया, नो इफेक्ट, क्योंकि टोटल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज नहीं हो रहा है। परचेज ऑफ मार्केट सिक्योरिटीज, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, नो इम्पैक्ट। ओके, अब देखो इसका फॉर्मेट आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करना, तीनों एक्टिविटीज में कैश कितना जनरेट हुआ या कैश कितना यूज हुआ, तीनों एक्टिविटीज का अलग से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करेंगे, तो निकलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन सॉल्व करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, वहां से कैलकुलेट करेंगे हम नेट कैश फ्लो या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल, इन तीनों एक्टिविटीज को मान लो ये एक्स है, वाई है, जेड है, इन तीनों को प्लस करके निकलेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उससे बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, बिगिनिंग या ओपनिंग बैलेंस को, तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप निकल जाएगा। कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर जहां पर क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो सबसे पहले क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या था समझ में आया। यस सर। तो ऑपरेटिंग थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना है। सबसे पहले हम हेडिंग है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और हमें कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीखेंगे। उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वो सारे आइटम्स जो जिनसे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ लेकिन वो रिकॉर्ड ट्रेडिंग पीएल में हुए, उनको हम वापस ऐड और लेस करेंगे। या वो सारे आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग से, उनको हम अगर उन्होंने कैश हमारा कम कर रखा है तो ऐड कर लेंगे, बढ़ा रखा है तो लेस कर लेंगे। ये रहा फॉर्मेट। जो निकलेगा आंसर इस सब करने के बाद उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट। तो निकले कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, तो निकल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहला क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। स्टेप नंबर 2 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करना है। स्टेप नंबर 3 हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट करना है, यानी कि एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल।
चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो ये 3 स्टेप करने के बाद, मेनली 3 स्टेप, फिर हमें टैक्स को माइनस करना है, तो हमारा निकल जाएगा कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला बात करने वाले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखो जो तुम्हें रेड में दिख रहा है, ये टॉपिक हम डिस्कस करना है। अब देखो प्रॉफिट दो तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। पहला प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। सर एग्जाम में कैसे पता चले कौन सा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है, कौन सा प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, और इस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन वर्ड याद करो, तुमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था, इसका सिंपल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रॉफिट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दिया है या होने से पहले दिया है, तो कैसे पता कौन सा दिया है? अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट का ये दिया हो, प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो, इसका मतलब ये है। और अगर नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर का फिगर दिया है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया है सरप्लस, याद रखना सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, ये बैलेंस वर्ड दिया है, ये कहां दिया रहता है? गिवन इन बैलेंस शीट। तो समझ जाना आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने बाकी है। अगर प्रॉफिट दिया है, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो सबसे पहले पिक कर लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, उसको ऐड कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स को लेस कर देंगे, तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमको वहां पर पुट करना है। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस यानी कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दिया हो, बैलेंस शीट के अंदर का फिगर दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट करंट ईयर निकालेंगे। कैसे? ये क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस नंबर करके बताऊंगा। मान लो ऐसा दिया है 2021 2022, उल्टा देते एग्जाम में, 22-21 दिया है, और यहां दिया है सपोज 1 लाख और यहां दिया है 80,000। इन दोनों को माइनस कर देना और यहां प्लॉट कर देंगे 20,000। ठीक है, ऐड करेंगे इन सारी चीजों को, जो जहां पर हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, प्रॉफिट से सारी चीजें कट गई हैं, दैट्स व्हाई इनको हम वापस ऐड कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहला स्टेप हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देन कैश फ्लो हम ऑपरेटिंग रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज जो ट्रांसफर रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी हमारी बुक एंट्री है, इनसे कैश का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमारा कैश कम कर रखा है। सिमिलरली ऐड लेस क्यों कर रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड पेड को हम क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज वो इस साल पेड हुआ है, लेकिन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको ऐड कर रहे हैं। रिफंड ऑफ टैक्स क्यों लेस कर रहे हैं? बिकॉज ये रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर है, लेकिन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसको हम वापस लेस कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो दिया है बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, देखो यहां पर 2011 यानी कि क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, 75 60 से पहले काम क्या है? दोनों को माइनस कर दो, है ना, तो माइनस के निकला कितना? 15,000। अब प्रोविजन टैक्स हम हमेशा करंट ईयर लेते हैं, यानी 12,000 ले गए। प्रपोज डिविडेंड ये भी करंट ईयर लेना है, तो ये हम ये ले गए, इससे इस साल वाला ले गए। रिजर्व्स लेते वक्त इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना डिफरेंस है? 2,000, वो ले गए, और रिफंड टैक्स जो दिया है माइनस कर दिए, निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट में, हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अभी मैंने समझाया था कि वो सारे आइटम जो हमारा पीएल में चार्ज हुआ है, जिन्होंने प्रॉफिट को कम कर दिया है, लेकिन कैश का मूवमेंट नहीं हुआ, कैश नहीं गया, उनको वापस हम ऐड करते हैं, हमको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जितने भी नॉन कैश आइटम है, और या वो सारे आइटम जो किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड है, लाइक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, उनको हम वापस ऐड करने वाले हैं, और जिनसे इनफ्लो हुआ है, प्रॉफिट बढ़ गया, उनको हम लेस करने वाले हैं। तो क्या क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन, प्रीवियस एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट, एंड कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो रिटर्न ऑफ हुआ हो, अमोर्टाइज हुआ हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेल, लॉस और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनको हम ऐड करेंगे। लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, या प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निकलेगा, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें ऐड होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, क्यों ऐड करते हैं, रीजंस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, ये नॉन कैश आइटम है, इनसे हमारा कैश करंट ईयर कम नहीं होता, लेकिन ये पीएल में चार्ज प्रॉफिट कम हुआ, कैश कम नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दे हैव बीन एडेड।
इनको हम लेस क्यों कर रहे हैं? इनसे इनफ्लो ऑफ कैश तो हुआ, लेकिन ये इस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इनको हमने इसे लेस कर दिया। तो यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे? डिक्रीज इन एडजस्टमेंट फॉर, ये करने के बाद हम यहां तक आ गए, फिर हेडिंग देंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, सॉरी वापस से बोल रहा हूं, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस, तो निकलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एक नंबर करते हैं। मान लो यहां बोला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुमको दिया है 1,87,000 का, हम ये निकाल चुके हैं इस पहले लास्ट स्टेप में। ट्रेड रिसीवेबल था हमारे पास 65, हो गया 63, मतलब घट गया, तो क्या होगा? हेड। ट्रेड पेबल हमारे पास था 50, ये बढ़ गया, यानी हम ये मानते हैं कि हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा या इनफ्लो होने वाला था जो बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड। ठीक है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का 2000 हो गया 16, मतलब हम ये मानते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, पॉकेट से पैसा गया, इसलिए क्या कर देंगे? लेस। सिमिलरली इन्वेंट्री था 70 का, हो गया 58 का, इसका मतलब हमारे पास से इन्वेंट्री हमारा घट गया, हमने सेल कर दिया, पैसा आया होगा, ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 900 1200 हो गया, मतलब हमारा पैसा गया, इसलिए क्या करेंगे? लेस। ये करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप समझ में आया? यस। एक और नंबर करके देखते हैं। चलो तुम, ये नंबर तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो और घर में करना है, ये भी ले लो और लास्ट में चेक कर लेना। अब आते हैं, आखिर हम जो एडजस्टमेंट करते हैं रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, ये एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से। जब हो सकता है कि इसमें एक ही फिगर दिया हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, जैसे देखो यहां पर एक ही फिगर दिया है करंट ईयर का, तो हम इसी को पेड, इसी को प्रोवाइडेड, यानी फॉर प्रोविजन फॉर द करंट ईयर मानेंगे, यही ऐड होगा प्रॉफिट के साथ, और यही एंड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलने के बाद लेस होगा। देखो होपफुली समझ में आया, ये कैसे आया, इनको माइनस करके आया। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाले हम, 15,000 आया और ये 20,000 हम ऐड कर दिए, और उसी देखो यही 20,000 हमने क्या माना कि यही प्रोविजन है और यही पेड है, अगर एक ही फिगर दिया हो तो। लेकिन मान लो अगर डबल फिगर दिया हो, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हो, तो करंट ईयर वाले फिगर को हम क्या मानेंगे? प्रोविजन क्रिएटेड फॉर द ईयर, और उसी को ऐड करेंगे प्रॉफिट के साथ, और पिछले साल के फिगर को हम मानेंगे पेड, उसको लेस कर लेंगे। अगर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डिविडेंड आता है तो यहां पर हम जो प्रपोज इस करंट वाला डिविडेंड को हम प्रपोज डिविडेंड मानते हैं, उसे हम ऐड करते हैं प्रॉफिट के साथ, और लास्ट वाला पेड हो गया, इसको हम लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। अब एक कंप्लीट नंबर करके देखते हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स देख लेते हैं। देखो अगर गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि रिटर्न ऑफ हो गया, और इसे हम प्रॉफिट के साथ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखो गुडविल था 25 का, हो गया 20, मतलब 5,000 हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन अगर उल्टा हो गया, बढ़ गया, तो इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मान लेते हैं। ध्यान रखना, डिक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग के अंदर, गुडविल रिटर्न ऑफ बोल के नेट प्रॉफिट से ऐड होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन आइटम के अंदर, और अगर बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इसे हम परचेज मान लेंगे। ठीक है, देखो एक नंबर दिया है, प्रॉफिट दिया हमको 2.5 लाख मिला, नेट प्रॉफिट निकालते हुए ये सारा चीजें लिया गया है, और ये प्रॉफिट हमें आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया है। तो हमें क्या करना है, हमने जो डिस्कस किया था, बिफोर एप्रोप्रिएशन कन्वर्ट करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और ये वर्किंग कैपिटल में काम आएगा। तो सबसे पहले देखो हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन ले लिया, ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऐड किया ट्रांसपोर्ट जनरल रिजर्व, और निकल गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमने कवर कर लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें डेप्रिसिएशन दिया था 20,000, वो ले लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया था, वो ले लिया, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम है, वो लिया, और गेन ऑन सेल ऑफ जो मशीन हुआ था वो इनफ्लो ऑफ कैश है लेकिन रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग है, उसको हमने माइनस कर दिया। ये करने के बाद जो निकलेगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। अब इसमें डिक्रीज करेंगे
डिक्रीज इन ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देखो इन्वेंट्री हमारा 4000 घटा, ट्रेड पेबल 10000 घटा, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया माइनस कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गया माइनस किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट गया है लेस किए, इनकम इश्यू एडवांस घट गया लेस किए और टोटल कर लिए तो निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और लेस टैक्स पेड कर दें तो निकल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक और नंबर कर लेते हैं। मान लो एक नंबर दिया हमको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 12,000, इस तरह है। सबसे पहले प्रॉफिट ले लो 34,000 और नीचे अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस दिया जिसमें गुडविल रिटर्न ऑफ, रेंट, लॉस एंड सेल। देखो रेंट से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों नॉन कैश है, इनसे हमको मतलब है। इनकम टैक्स क्या होगा माइनस होगा, रेंट रिसीव्ड माइनस होगा क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, डिविडेंड ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट ले लो 34,000। तो एक बार मैं बताता हूं कैसे क्या सॉल्व कर। सबसे पहले प्रॉफिट लो 34,000, इस 34 में इस 21 को ऐड कर लो तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारा पहला स्टेप खत्म। अब उसमें क्या करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ये देखो डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड कर लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड कर लेंगे, लेस इन सबको लेस कर लेंगे बिकॉज ये नॉन कैश अदर एक्टिविटी से रिलेटेड है, इनको लेस कर लेंगे, टैक्स पेड को लेस कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। अब डब्ल्यूसी चेंजेस के बारे में हमें देखो ये सारी इंफॉर्मेशन दिया है, सॉरी नहीं दिया, इतना कर सकते हैं। तो आई होप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वन शॉट में समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बारे में एंड कंप्रेहेंसिव नंबर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।